हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। इससे पहले चैप्टर 13 में हम लोगों ने बात करी थी कि ओशन के रिलीफ फीचर्स देखे थे, ओशन की एक स्टैटिक स्टडी की थी और थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्या क्या फैक्टर्स जिनकी वजह से ओशन में टेम्परेचर्स में वेरिएशन हो सकता है। तो वहाँ पर एक फैक्टर आ रहा था ओशन करेंट्स, तो वो ओशन करेंट्स आपका इस चैप्टर में जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ओशन वाटर में किस किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, तो मेन आपकी 3 तरह की मूवमेंट्स आपको मिलेंगी, टाइड, वेव्स एंड थर्ड वन इज आपका थर्ड वन क्या होगा, टाइड, वेव्स एंड ऑब्वियसली ओशन करेंट्स। तो शुरू करते हैं। So physical characteristics of ocean water like temperature, salinity, density and external forces like of the sun, moon and the winds influence the movement of ocean water. A golden line of the NCERT। यानी ये कुछ ऐसी हिडन लाइंस रहती हैं जो बहुत बेसिक मतलब रखती है, लेकिन फिर भी काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि यूपीएससी डायरेक्ट प्रीलिम्स में या मेंस में इससे रिलेटेड सवाल बना दे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का पर्पज़ ही यही होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी में फोकस होती है और यूपीएससी डायरेक्ट वहीं से सवाल बना देता है। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये लाइन कहना चाह रही कि ओशन वाटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सब क्या है, विंड की और एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि सन, मून और विंड, ये सब आपके जो ओशन वाटर है उसकी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब हम लोगों ने बहुत भली भांति देखा था। अप वेलिंग, डाउन वेलिंग, जो मैंने बताया था ना कि वार्म अप, कोल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा, वार्म वाटर मूव कर जाएगा, तो वहाँ पर जो कोल्ड वाटर ऊपर आ रहा था वो क्या था, अप वेलिंग, और जो वार्म वाटर आपका अगर नीचे जाएगा तो वो कहलाएगा डाउन वेलिंग। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें तो वो कहलाता है ओशन करेंट्स एंड वेव्स, और अगर वर्टिकल मूवमेंट की बात करें तो वो कहलाता है टाइड्स। ठीक है। वाटर एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ओशन करंट के जरिए, लेकिन वेव में याद रखिएगा वाटर मूव नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में काउंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाटर मूव कर रहा हो। ठीक है। Upwelling of cold water from subsurface and the sinking of surface water are also forms of vertical movement motion of water। कि ये कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने देखा वाटर इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ का कोल्ड वाटर ऊपर आ गया, ठीक है, और यहाँ का फिर वार्म वाटर क्या करेगा, सिंक करेगा और ये अपलिफ्ट करेगा, तो ये अपवेलिंग और ये डाउन वेलिंग, ये भी एक तरीके के वर्टिकल मोशन कहे गए हैं ओशन वाटर के। तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज वेव। तो वेव में आपका वाटर मूव नहीं कर रहा है, एनर्जी मूव कर रही है। ठीक है। विंड चलती है तो विंड की एनर्जी की वजह से जो आपके वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर बस सर्कुलर में रोटेट हो जाते हैं, जैसे कि आपको ऐसे लगेगा कि वो ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वाटर का पार्टिकल एक टाइम पे ऊपर उठेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। यानी कुछ न, यानी आप हर पार्टिकल को नोटिस करिए, ये अपनी एक, आप नोटिस करेंगे एक एक टाइम बाद एक सर्कल में ही मूव करता मिलेगा। अगर हम इस वेव मूवमेंट की अगर थोड़ी थोड़ी देर पे पिक्चर्स लेना शुरू करें और एक पार्टिकल पे फोकस हो जाए, तो आपको पता चलेगा ये पार्टिकल अभी यहाँ था, अभी यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से एक सर्कुलर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यानी कि वाटर अपनी जगह एक ही जगह है, बस फर्क क्या आ रहा है, आपका एनर्जी मूव कर रही है। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि जो क्रस्ट होता है आपका, जो टॉप पॉइंट होता है क्रस्ट होता है, लोअर मोस्ट होता है ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है हाइट। हाफ ऑफ द हाइट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है।
दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है वेवलेंथ। तो वेव क्रस्ट एंड ट्रफ देख लिया, वेव हाइट देख लिया, एम्पलीट्यूड देख लिया, और हम लोगों ने वेवलेंथ देख ली। ठीक है। वेव पीरियड क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रस्ट और ट्रफ्स एज ए पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। यानी मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल था, ये सर्कुलर मोशन पूरा कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन को पूरा करने में उसे कितना टाइम लगेगा। यानी अगर एक पार्टिकल यहाँ टॉप पोजीशन पर था तो वो कितने टाइम बाद फिर से टॉप पोजीशन पे आएगा। या ये कहें कि ये वेव आपकी इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम को हम कहेंगे वेव पीरियड। टाइम देख लिया, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस देख ली, तो स्पीड क्या हो जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। या स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रिक्वेंसी होता है 1/t, यानी v हो गया लैम्डा अपॉन टाइम वेव पीरियड, या फिर कह दिए टाइम पीरियड। तो वो आपको दे देगा वेव स्पीड। किस रेट से वेव मूव कर रही है वाटर में, वो आपकी कहलाएगी वेव स्पीड। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेव्स के। द नेक्स्ट पार्ट इज टाइड्स। जो वर्टिकल मोशन आपने देखा होगा ओशंस में, बीचेस पर, वो होता है आपका टाइड। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा प्लानिटरी सिस्टम, मून होता है, सन होता है। ठीक है। अब इसमें आपको दो फोर्सेस याद रखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की और सन की, इसको अपनी एक साइड खींचना चाहेगी। ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसे पीछे खींचना चाहेगी। तो दो तरीके के फोर्सेस होने की वजह से जो बल्जिंग है आपको इस तरह से दिखाई देती है, यानी दोनों साइड आपका ये बल्ज होगा। बल्ज यानी उठा हुआ है, ये ग्रेविटेशनल की वजह से और ये सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। दो फोर्सेस दिमाग में रखने, ग्रेविटेशनल, सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल। डिपेंडिंग ऑन देयर अकरेंसेस, टाइड्स को अलग अलग तरीके में डिवाइड करा गया है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी बार आते हैं। अगर दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स हर दिन आ रही हैं, ठीक है, और जो सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स है वो सेम हाइट की हो, यानी जो दो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ रही है वो उनकी हाइट सेम है, ठीक है, तो उन टाइड्स को कहेंगे सेमी डायगोनल। और इस तरह की अगर सिर्फ एक हाई टाइड एक लो टाइड आए तो वो कहलाएगी डायगोनल। और दोनों का अगर मिक्स हो जाए, ठीक है, वेरिएशंस इन हाइट, यानी एक हाई टाइड आई, लो टाइड आई, और हाई टाइड अगली बार जो आई, ठीक है, उसमें और पिछली वाली में हाइट में वेरिएशन था, अगर सेम हो जाते हैं तो सेमी डायगोनल, बट हाइट में वेरिएशन हो जाए तो वो कहलाएगी मिक्स टाइड। यानी ये एक तरीके का सेमी डायगोनल और डायगोनल का मिक्सचर है, इसीलिए इसका नाम भी मिक्स टाइड है। अब टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड इज कॉल्ड द एब। जो एक बार हाई आएगा तो एक बार लो आएगा, उनके बीच में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा एब। और जो लो टाइड और हाई टाइड के बीच में टाइम है, जब टाइड राइज कर रही हो, तो उसको कहेंगे फ्लो या फिर फ्लड। ठीक है। अब सन, मून और अर्थ की पोजीशन के रिलेटिव भी कुछ टाइड्स बनती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो दो टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग और नीप। तो जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में आपको मिल जाए, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यू मून की कंडीशन। यानी यहां पर आपका जो मून है वो पूरी तरह से ढक जाएगा सन से, तो ये लूनार टाइड कहेंगे। और जब आपका फुल मून होगा, यानी मून बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा सन के, तो मून आपको प्रॉपरली फुल साइडेड दिखेगा, तो इस तरह की टाइड को सोलार टाइड कहेंगे। और ऐसी कंडीशन जहां पर मून और सन एक ही लाइन में, मून सन अर्थ तीनों एक ही लाइन में मिले, वो कंडीशन कहलाती है स्प्रिंग टाइड की। और ऐसी कंडीशन जहां पर मून, अर्थ और सन परपेंडिकुलर हो, यानी अर्थ
से मून और सन की जो पोजीशंस हैं वो परपेंडिकुलर हों तो वो नीप टाइड होंगी। स्प्रिंग टाइड में आपको हाई टाइड एवरेज से ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल डायरेक्शंस इनके सेम होंगे, सेम होने की वजह से टाइड्स में इजाफा करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी नीप टाइड में सन और मून की डायरेक्शंस अलग हैं, तो ये एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट करने में लग जाएंगे, जिसकी वजह से एवरेज से कम यहाँ पर हमें टाइड्स देखने को मिलेंगी। तो ये स्प्रिंग और नीप की कहानी थी। इसी तरह से अगर पेरिजी और अपोजी की बात करें तो पेरिजी को काउंट करेंगे पास से, नजदीक। तो अर्थ और मून की जब डिस्टेंसेस की बात होती है तो पेरिजी अपोजी यूज करते हैं, और अर्थ और सन की डिस्टेंसेस की बात होती है तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन की बात करते हैं। तो अर्थ और सन की डिस्टेंस की बात, अर्थ और मून के डिस्टेंस की बात है, तो जब अर्थ और मून करीब होंगे तो जाहिर सी बात है मून फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो हाई टाइड ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। और जब दूर हो जाएगा तो उस कंडीशन को कहेंगे अपोजी, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाई टाइड्स कम मिलेंगी, लो टाइड्स ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। एवरेज से जो टाइड रेंज है वो घट जाएगी। तो यही कंडीशन आपकी एपीहीलियन पेरीहीलियन में होती है, यानी जब अर्थ जो होता है सन से दूर होता है तो एपीहीलियन, तो यहाँ पर टाइड ज़्यादा आएंगी, और पेरीहीलियन में लेस देन एवरेज, क्योंकि ये सॉरी पेरीहीलियन में मोर देन एवरेज, क्योंकि यह सन से करीब है तो फोर्स ज़्यादा लगा पाएगा। एपीहीलियन में लेस देन एवरेज, क्योंकि यहाँ से सन से आप दूर हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वेव्स देख लिया, ओशन टाइड्स देख लिया। नेक्स्ट पार्ट इज ओशन करंट। ओशन करंट आपका एक तरीके से मूवमेंट होता है जो अपर पोर्शन होता है। ये मान लीजिए अगर आपका पूरा सरफेस है ओशन का, तो जो इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है सिर्फ ये मूव करती है, ये मूव करेगी तो नीचे वाली लेयर ऊपर आएगी। तो इस वाली जो सरफेस का मूवमेंट होता है इसी को हम लोग ओशन करेंट्स कहते हैं। इट इज लाइक रिवर फ्लो इन ओशन। दो फोर्सेस की बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में बात करते हैं क्या क्या करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। अब जितना आपका वाटर वार्म अप होगा, ठीक है, जितना वाटर वार्म अप होगा उतना ही ज़्यादा सलाइन होगा, और जितना ही ज़्यादा सलाइन होगा, मान लीजिए दो तरीके के वाटर है, इस पे हीट ज़्यादा पड़ी, ठीक है, ए और बी। ए पर हीट ज़्यादा पड़ती, हीट ज़्यादा पड़ने की वजह से ये वाटर यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो ये ज़्यादा सलाइन हो जाएगा, ज़्यादा सलाइन होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, सिंक करेगा, और ये सिंक करेगा तो ये बी से वाटर इधर मूव करेगा, और इसी तरह की मूवमेंट कहलाती है ओशन करंट, ठीक है। जो काम सोलर एनर्जी ने करा यही काम आपका विंड कर सकती है, यही काम आपका ग्रेविटी कर सकती है, कि मान लीजिए ग्रेविटी की वजह से हाई वेट टू लो वेट उसका मूवमेंट होगा, जहाँ भी उसे स्लोप मिलेगा वहाँ वो मूव करेगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर इसको इस किसी तरह का स्लोप मिल जाए, ठीक है, ये सरफेस है, ये एक तरीके का, जब यहाँ पर पानी सिंक कर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से सिंक कर रहा है ना, तो ये पानी इधर फ्लो होके आएगा, तो ग्रेविटी भी इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। कोरियोलिस फोर्स का रोल ये रहता है कि जब मान लीजिए इक्वेटर से कोई आपका करंट इधर जाना चाहेगी तो कोरियोलिस फोर्स इसे राइट मूव करा देगा, तो इसलिए हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी तरह की ये जो मूवमेंट होती है इनको हम कहते हैं गायस, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी से वर्टिकल मोबिलिटी कैसे इम्पैक्ट होती है ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स, एक टाइप होता है जो कि डिफाइन करता है उनकी डेप्थ के हिसाब से, सरफेस और डीप वाटर करंट। यानी अगर 400 मीटर ऑफ द ओशन तक की बात करें
उसमें मूवमेंट हो रहा है तो सरफेस करंट, और उससे नीचे मूवमेंट हो रहा है तो डीप वाटर करंट। दीज वाटर्स मूव अराउंड द ओशन रीजन्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डेंसिटी किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। अब डीप वाटर्स जो हैं वो हाई लैटिट्यूड्स पे सिंक करेंगे। हाई लैटिट्यूड्स पे क्यों सिंक करेंगे? क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स पे आपका वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, वाटर कूल हो जाएगा, ठीक है। और लो लैटिट्यूड्स पे उल्टा होगा इसका। नेक्स्ट डेफिनेशन है उनके टेम्परेचर के बेसिस पे, दैट इज कोल्ड करेंट्स एंड वार्म करंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन। कोल्ड करेंट्स क्या है? कोल्ड वाटर लेके आते हैं वाटर एरियाज में। वार्म करेंट्स क्या है? वार्म वाटर लेके आते हैं। बस इससे ज़्यादा इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें बस आपको करेंट्स के नाम याद रखने हैं। तो इनको आप डिवाइड कर लिएगा ओशन वाइज कि इंडियन ओशंस में कौन कौन से हैं, अटलांटिक में कौन कौन से हैं, और आपका पैसिफिक ओशन में कौन कौन से, ठीक है। सर ये आपका, और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से अब ये आपको ये देखिए, हाँ ये और मैं बता देता हूँ कि ये देखिए ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और ये कुछ क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, ये भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा डिस्कशन था हमारा चैप्टर 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। So that was all about this chapter. If you like the lecture, please do like, share and subscribe. Thank you.